निरसन, इसके अंतर्गत 3 आर्टिकल्स आते हैं 393 से लेकर 395 तक। तो ये थे हमारे संविधान के सारे पार्ट्स, उनसे संबंधित विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद या उनसे संबंधित आर्टिकल्स। अब हम बात करते हैं अबाउट शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की अनुसूचियों के बारे में। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि क्या होते हैं शेड्यूल्स। तो ध्यान रखेंगे, शेड्यूल्स आर दोस टेबल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल्स। अनुसूचियां संविधान की वो तालिकाएं होती हैं, वो टेबल्स होती हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में नहीं किया गया है, जिनको अलग से, जिन तालिकाओं को अलग से रखा गया है। ओरिजिनली जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसमें 8 शेड्यूल्स या 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 12। तो आइए जानते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स या 12 अनुसूचियों के बारे में। हाँ जी, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। सबसे पहले कॉलम में है शेड्यूल या अनुसूची, दूसरे कॉलम में है उससे संबंधित विषय रिलेटेड सब्जेक्ट, और तीसरे कॉलम में है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स या अनुच्छेद। तो रिलेटेड आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन हां ये डेफिनेट सी बात है कि आपको शेड्यूल का प्रावधान देकर शेड्यूल का नंबर पूछा जा सकता है या शेड्यूल का नंबर देकर उसमें प्रावधान पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल या प्रथम अनुसूची। क्या है फर्स्ट शेड्यूल में? नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज, भारतीय राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, और साथ में नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर बाउंड्रीज, साथ में संघ शासित क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले शेड्यूल, सबसे पहली अनुसूची में सभी भारतीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम का और उनके अधिकार क्षेत्र और सीमाओं का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में 22 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं या संघ शासित क्षेत्र हैं। तो भारत के सभी 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों के नाम, उनके अधिकार क्षेत्र एवं उनकी सीमाओं का उल्लेख शेड्यूल 1 या अनुसूची 1 में किया गया है, जिससे संबंधित आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4। समझ गए बात? नेक्स्ट, शेड्यूल 2 अनुसूची 2, प्रोविजंस रिलेटेड टू सैलरीज, अलाउंसेज एंड पेंशंस एटसेट्रा ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स, यानी कि निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किए गए हैं शेड्यूल 2 या अनुसूची 2 में। और वो कौन कौन से प्राधिकारी हैं, वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनके वेतन, भत्ते और पेंशन के विषय में उल्लेख किया गया है? सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, और साथ में गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स या राज्यों के राज्यपाल। तो एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को दिए जाने वाले वेतन और राज्यों के राज्यपालों को दिए जाने वाले वेतन को हम सैलरीज, अलाउंसेस नहीं बल्कि क्या कहते हैं, इसे इमोल्यूमेंट्स कहा जाता है। और आप जानते होंगे इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या है? उपलब्धियां। इसके अलावा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन, सभापति और उपसभापति। और आप जानते होंगे राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आप जानते हैं भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उसे उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते ही वेतन भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सम्मिलित है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन
ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, राज्यों की विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति। इसके अलावा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और साथ में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सभी पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते संसद के ही द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और ये दिए जाते हैं संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या ऑफ स्टेट से। यहां पर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के वेतन भत्ते का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ध्यान रखेंगे अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें रिटेनर कहा जाता है। यह है शेड्यूल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, थर्ड शेड्यूल या तीसरी अनुसूची। इट कंटेन्स द फॉर्मेट्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस टू बी टेकन बाय द फॉलोइंग ऑफिशियल्स एंड कैंडिडेट्स। इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं, और वो पदाधिकारी कौन कौन है। सबसे पहला है मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन या संघ के मंत्री, जिसे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन या संघ का मंत्री परिषद कह सकते हैं। अगला है कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, संसद के चुनावों के प्रत्याशी, संसद के चुनावों के प्रत्याशी। अगला है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्य, चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के। नेक्स्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, राज्यों के मंत्री। कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस टू स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य विधानमंडल के सदस्य, यानी कि एमएलएज एंड एमएलसीज। इसके अलावा जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इन सभी पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञानों के ही प्रारूप का उल्लेख किया गया है शेड्यूल 3 में। इसके बाद है फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची, जिसमें है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से कितने कितने सदस्य राज्यसभा में होंगे, उसी का एलोकेशन, उसी का उल्लेख, आवंटन यहां पर किया गया है। नेक्स्ट इज फिफ्थ शेड्यूल या पांचवी अनुसूची, जिसमें है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, जिससे संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 244 का सब क्लॉज 1। नेक्स्ट, सिक्स्थ शेड्यूल, छठी अनुसूची, जिसमें है प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ, ध्यान रखेंगे 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। उत्तर पूर्वी राज्य, जिन्हें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज या विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध, जिससे संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल्स 244 का 2 है और 275 का 1। नेक्स्ट, सेवेंथ शेड्यूल या 7वीं अनुसूची, सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में शामिल विषय, इससे संबंधित आर्टिकल 246 है। आप जानते हैं अनुच्छेद 246 के तहत
संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा विभिन्न सूचियों के तहत किया गया है। और हमारे संविधान में 3 लिस्ट या 3 सूचियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली कहलाती है यूनियन लिस्ट या संघ सूची। इट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर केवल और केवल संसद या केंद्र के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है। संघ सूची में पहले विषयों की संख्या 97 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में अब यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं या 100 विषय हो चुके हैं। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट या संसद का होता है। दूसरी है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची। और ध्यान रखेंगे, इट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच स्टेट कैन मेक द लॉज। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार, जिन पर लॉ बनाने का अधिकार केवल किसका होता है? राज्य का होता है। हालांकि कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संघ के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इसमें इनिशियली 66 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में विषयों की संख्या है 61 या 61। और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। कॉन्करेंट लिस्ट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक द लॉज। समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें संघ और राज्य दोनों के ही द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। Initially it had 47 subjects, but at present it has 52 subjects. Initially तो इसमें 47 विषय हुआ करते थे, लेकिन राज्य सूची के 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, उसी का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसके बाद हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे मूल संविधान की आखिरी अनुसूची, क्योंकि पहले 8 थी, 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, करेंटली दिस लिस्ट इंक्लूड्स 22 लैंग्वेजेस, whereas the original constitution had 14 languages. These are as follows. संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, वर्तमान में इस सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले असमीज, असम में बोले जाने वाली भाषा ही असमिया भाषा या असमीज कहलाती है। नेक्स्ट इज बंगाली, पश्चिम बंगाल की बोले जाने वाली भाषा है बंगाली, जो कि भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कहलाती है। इसके बाद है बोडो, नागालैंड की भाषा है बोडो। डोगरी, जो कि हिमाचल और जम्मू की भाषा है। गुजराती, गुजरात की भाषा। हिंदी, हमारे संघ की राजभाषा हिंदी है। कन्नड़, कर्नाटका की भाषा। कश्मीर में बोले जाने वाली कश्मीरी। गोवा और कोंकण तट पर बोले जाने वाली कोंकणी। बिहार की भाषा है मैथिली। केरल की भाषा है मलयालम। मणिपुर की भाषा मणिपुरी है। महाराष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा है मराठी। नेपाल और साथ में नेपाल का वो सीमावर्ती क्षेत्र जो भारत से लगता है, तो उन भारतीय राज्यों में भी नेपाली बोली जाती है। ओडिशा की भाषा है ओडिया, जो पहले उड़िया कहलाती थी। पंजाब की भाषा है पंजाबी। उत्तराखंड की सेकंड स्टेट लैंग्वेजेस संस्कृत। संथाली भाषा झारखंड की भाषा है। सिंधी भाषा, सिंध का वो क्षेत्र जिसकी सीमाएं भारत से लगी हैं, वहां पर सिंधी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु की भाषा है तमिल। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की भाषा है तेलुगु। और उत्तर प्रदेश और बिहार की सेकंड स्टेट लैंग्वेजेस उर्दू। ये वो 22 भाषाएं हैं जिन्हें हमें हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है शामिल। पहले इनकी भाषा या इनकी संख्या 14 हुआ करती थी, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधनों के तहत इनकी संख्या को बढ़ाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया अनुसूची 8 में। ये देखिए, सिंधी भाषा 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।
इसके बाद 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, जो कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। सबसे पहले जोड़ी गई सिंधी, भाषा की संख्या हो गई 15। फिर 1992 में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, भाषाओं की संख्या हो गई 18। और फिर फाइनली 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत और 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसीलिए अब वर्तमान में हमारी अनुसूची 8 में कुल भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 22 भाषाएं। तो दोस्तों ये थे हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या मूल संविधान के 8 शेड्यूल्स या 8 अनुसूचियां। लेकिन 4 बार संविधान में संशोधन करके 4 और अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी थी। 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। दिस शेड्यूल वॉज फर्स्ट एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग द एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस एटसेट्रा मेड फॉर लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम आउट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट। भूमि सुधार के कानून लाए गए 1951 में। पहले आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन जब उससे भी पर्याप्त लैंड या जमीन प्राप्त नहीं हुई तो कुछ लैंड रिफॉर्म्स किए गए, कुछ भूमि सुधार किए गए। इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से बाहर किया जाए। और आप जानते हैं कि इन्हें मान्यता प्रदान की गई अनुच्छेद 31B को जोड़कर। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1951 में हुआ था। 1950 में हमने संविधान लागू किया और अगले ही साल उसमें सबसे पहला संशोधन कर दिया। भारत का संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इसमें 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है, यानी कि 100 से भी ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। यही है जो हमारे संविधान के स्वभाव को बेहद लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। मोर फ्लेक्सिबल, लेस रिजिड, अधिक लचीला एवं कठोर कम। इसके बाद नेक्स्ट 10th शेड्यूल। इसके बाद आता है 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची, जिसके तहत जोड़ा गया एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल पर निषेध का कानून। तो हम सब जानते हैं इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित उपबंध है। दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। राजीव गांधी की सरकार में ये लाया गया था। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया। It has also been amended by the 91st Constitution Amendment Act 2003. It is also called the Anti-Defection Law. इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भी इसमें संशोधन किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है भाई। इससे संबंधित आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 102 का 2 और 191 का 2। शेड्यूल 11, 11वीं अनुसूची। In this, the powers and responsibilities of panchayats have been determined. There are 29 subjects in this list. This schedule was added by 73rd Constitution Amendment Act 1992. तो हम सब जानते हैं इसमें पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया गया है। इस सूची में कुल 29 विषय जोड़े गए थे और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, जिस समय 1992 में भारत के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। नेक्स्ट, इससे संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 243 का जी। नेक्स्ट 12th शेड्यूल या 12वीं अनुसूची।
It states the powers and responsibilities of municipalities, and there are 18 subjects in this list. This schedule was added by 74th Constitution Amendment Act 1992. इसमें नगर पालिकाओं या म्युनिसिपैलिटीज की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इस सूची में कुल 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। उसी साल, जिस साल 73वां संशोधन हुआ, उसी साल संविधान में एक और संशोधन किया गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और ध्यान रखेंगे आर्टिकल 243 का डब्ल्यू में इसके प्रोविजंस या इसके प्रावधान कर दिए गए। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये सारे के सारे वो शेड्यूल्स हैं या वो अनुसूचियां हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान में एग्जिस्ट करती हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं संविधान के सारे भागों और सारे के सारे आर्टिकल्स के बारे में, यानी कि आर्टिकल 1 से शुरू करेंगे सिलसिला और वो चलेगा आर्टिकल 395 तक। हालांकि आर्टिकल्स की संख्या 450 से अधिक होगी, लेकिन वो लिखे कहां तक ही जाते हैं, 395 तक। और आप जानते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पार्ट्स एंड आर्टिकल्स से रिलेटेड इंडियन